दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही, राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले एक बार कृषि कानून लेने के बाद सरकार वापस कहती है कि हम फिर से कृषि कानून लाएंगे। जी हाँ, राहुल गांधी ने दोस्तों सरकार को फिर से एक बार घेर लिया है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों नरेंद्र सिंह तोमर का वीडियो वायरल। बोले हमने कृषि कानून में एक कदम पीछे जरूर हटाया है लेकिन फिर वापस आएंगे, मतलब कि दोस्तों कृषि कानून फिर लाए जाएंगे। इसके बारे में बताएंगे क्या कुछ बवाल मच गया किसानों के बीच में। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों संगी घुसे स्कूल में, क्रिसमस मनाने से बच्चों को रोका तो फूटा लोगों का गुस्सा। बोले ये है अंधभक्तों की असली टोली। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों गुरुराम चढ़ूनी समेत दोस्तों आपको बता दें, जी हाँ, कई किसान नेता 117 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ, दरअसल आपको बता दें असदुद्दीन ओवैसी का भाजपा के ऊपर बड़ा हमला। बोले गोड़ से की पूजा करते हैं ये भाजपाई। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों मुस्लिम समुदाय का फूटा गुस्सा। बोले एफआईआर तो हुई लेकिन किसी की भी गिरफ्तारी नहीं, यही है संघियों का और भाजपा का असली चेहरा। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे मायावती का भाजपा के ऊपर बड़ा हमला। बोले झूठे ओपिनियन पोल चलवा रही भाजपा, जानबूझकर लोगों के मन में शंका पैदा कर रही है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों शिवराज सिंह चौहान ने चलवाए मुस्लिमों के घर पर बुलडोजर, बजरंग दल के गुंडों को खुली छूट, मुस्लिमों के ऊपर हो रही है कार्रवाई। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी आपको बता दें आप दरअसल दोस्तों अमन चोपड़ा को वसीम वकार ने दोस्तों जमकर वसीम वकार ने धो डाला। बोले तुम लोग ही हो जो हिंदू बच्चों के हाथ में तलवारें थमा रहा हो। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों पुतिन के बयान के बाद भाजपाइयों को बड़ा झटका। दरअसल दोस्तों रूस के पुतिन जो वहां के राष्ट्रपति हैं उनका कहना था कि मैं मोहम्मद को बहुत पसंद करता हूं, जिसके बाद भाजपाइयों का आग लग गई है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों भीख मांगने पर उतरे पीएम नरेंद्र मोदी। बोले हमारी पार्टी को चंदा करो। जी हाँ, बीजेपी को। सोचिए दोस्तों पहले पीएम केयर फंड में बड़ा घोटाला, उसके बाद कोरोना में बड़ा घोटाला, और अब खुद की पार्टी के लिए चंदा मांग रहा है, थू थू हो रही है पूरे देश में। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि अब मोदी के अफसर का दोस्तों एक ऑडियो वायरल हुआ जिसमें जनाब धमकी देते हुए नजर आ रहा है कि आधे घंटे में भीड़ जमा नहीं करी तो फिर देख लेना कि मैं क्या करूंगा तुम्हारे साथ। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले 700 किसानों की जान लेने के बाद भी सरकार को चैन नहीं है, अब भी कह रही है कि वो उसने एक कदम पीछे हटाया है, फिर से वापस लौटेंगे। दरअसल दोस्तों कल नरेंद्र सिंह तोमर का एक वीडियो वायरल हुआ। नरेंद्र सिंह तोमर दोस्तों एक कार्यक्रम में गए हुए थे जहां पर उनका कहना था कि 70 साल में हम ऐसा ऐतिहासिक फैसला लेकर आए थे किसानों के लिए जिससे किसानों का फायदा होना था, लेकिन इस बिल का किसान कुछ लोगों ने विरोध किया। अब दोस्तों सोचिए, सबसे पहला वर्ड तो ये गलत कि कुछ लोगों ने विरोध किया। कुछ कौन थे? वो किसान थे लाखों की तादाद में जिनसे आपकी सरकार डर गई। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र सिंह तोमर कहते हैं कि हमने एक कदम पीछे हटाया है लेकिन हम फिर से वापस आएंगे। इसका मतलब दोस्तों जो कृषि कानून वापस लिए हैं हम फिर से इन कानूनों को लाएंगे। जाहिर सी बात है दोस्तों बीजेपी के नेता तो शुरू से यही बोल रहा है कि ये काले कानून हमने वापस जरूर लिए लेकिन हम फिर से ये काले कानून लेकर आएंगे। साक्षी महाराज याद होंगे दोस्तों आपको, इधर मोदी जी कह रहे थे कि मैं माफी मांगता हूं हाथ जोड़ के किसानों से,
कि मैंने उनसे बिना पूछे ये कानून लाया जिनको समझ में नहीं आया। लेकिन अब फिर से दोस्तों इस तरीके की बातें कर रहे हैं नरेंद्र सिंह तोमर कि हमने एक कदम पीछे जरूर हटाया है, लेकिन हम फिर से जो है यहाँ पर आगे आएंगे। इसका क्या मतलब होता है दोस्तों कि क्या आप कृषि कानून वापस लाओगे, संसद में फिर से एक बार बिल पास कराओगे चुनाव के बाद, या फिर 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद फिर से अपना असली रंग बताओगे, लेकिन जब तक सत्ता बदल चुकी होगी। जाहिर सी बात है ये सरकार दोस्तों जिस तरीके से किसानों को परेशान कर रही थी, आज भी ये किसानों के खिलाफ है। ये सरकार कहती है कि भैया हम तो फिर से कृषि कानून लेकर आएंगे, तो उसका मुद्दा क्या है दोस्तों, उसका कोई मतलब बनना नहीं है। सरकार अपने आप को ज्यादा ही ओवर स्मार्ट समझती है और वो उसी तरीके की राजनीति कर रही है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें अखिलेश का बड़ा ऐलान, बोले उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार आते ही सबसे पहले गुजरातियों को निकाला जाएगा। जी हाँ, 2 गुजराती जो के माहौल खराब कर रहे हैं उत्तर प्रदेश का, उनको यहां से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। दरअसल दोस्तों अखिलेश यादव का कहना है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले तो महिलाओं को सेफ्टी का ध्यान रखा जाएगा। अखिलेश ने कहा कि जिन किसानों के भी परिवार वालों के साथ गलत हुआ है उनको 25-25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। अखिलेश ने कहा कि हम उन किसान परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपनों को खो दिया है। भले ही कृषि कानून का मुद्दा खत्म हो गया हो, लेकिन हमारा सवाल अभी भी वही है सरकार से कि सरकार बार बार कृषि कानून के मुद्दे को क्यों उठा रही है। जब ये काले कानून वापस लिए गए तो फिर से किसानों का ये कहना कि फिर से ये कानून वापस आएंगे, इसका क्या मतलब है। अखिलेश ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव से डर गई है, उसको हर तरफ अपनी हार ही हार नजर आ रही है। इसको साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल जो यहाँ पर हार हो रही है और इसीलिए बीजेपी इस तरीके के कारनामे कर रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अच्छे से जानती है कि फिलहाल इस वक्त वो क्या कर रही है। अखिलेश ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी और इस बार सपा की आंधी में भाजपा उड़ जाएगी। जी हाँ, अखिलेश ने साफ कर दिया है कि फिलहाल किसानों को प्यार और सभी देश की जनता को, खास करके उत्तर प्रदेश की जनता को हम जो है यहाँ पर एक अच्छा जीवन देंगे, अच्छी पढ़ाई देंगे बच्चों को और युवाओं को नौकरियां देंगे। बस एक बार सत्ता में आने दीजिए, फिर इन भाजपाइयों का इलाज भी करेंगे फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही। जी दरअसल दोस्तों आपको बता दें असदुद्दीन ओवैसी का भाजपा के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल ये लोग गोडसे को पूजने वाले, ये गांधी की नहीं गोडसे की पूजा करते हैं, ये सब लोग जो है हिंदुत्ववादी लोग है। जी दरअसल दोस्तों आपको बता दें असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा पर बड़ा हमला बोल दिया। ओवैसी का कहना है कि वीडियो झूठा वायरल कर बीजेपी हमारी छवि खराब करने की कोशिश कर रही है। लेकिन बीजेपी एक चीज समझ ले कि फिलहाल बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जी असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये लोग गोडसे को पूजने वाले, इनको गांधी की राह पर नहीं बल्कि गोडसे की राह पर चलना है, जिसने गांधी जी की छागल में 3 गोलियां मार दी थी। जाहिर सी बात है दोस्तों हर कोई बीजेपी का इंसान सावरकर की तारीफ करता है, गोडसे की तारीफ करता है। समझ में ये नहीं आता दोस्तों कि ये लोग आतंकवादी हैं या हिंदुस्तानी हैं, क्योंकि दोस्तों ये लोग दूसरों को जो है यहाँ पर हिंदुस्तानी और राष्ट्रवादी का सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं कि भैया ये तो आतंकवादी है, ये इस देश का नहीं हो सकता, और खुद को जो है यहाँ पर दोस्तों ये सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता है। आप देखिए बीजेपी के लोग बीजेपी की पेड आईटी सेल ट्रेंड चला डालती है गोडसे जिंदाबाद का और गांधी जी मुर्दाबाद का, लेकिन उसके बाद भी इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। बजरंग दल के लोग जगह जगह जाकर दोस्तों मासूम लोगों को मार रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगवा रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। जाहिर सी बात है दोस्तों देश में एक हिंसक माहौल बनाया जा रहा है, देश में लोगों को जो है मारने पीटा जा रहा है, और ये साफ दिखाई दे रहा है कि ये सब कुछ इस सरकार की निगरानी में हो रहा है। सरकार को सब कुछ पता है कि क्या हो रहा है, लेकिन फिलहाल सरकार इस पर कोई संज्ञान नहीं लगी। ओवैसी ने कहा कि एक बुजुर्ग की दाढ़ी खींचकर उसको मारा जाता है तब इन लोगों को गुस्सा नहीं आता है, लेकिन हमने एक क्या बोल दिया पुलिस वालों के लिए कि जब मोदी और योगी नहीं रहेंगे तुम्हें कौन बचाएगा, तो इनको मिर्ची लग गई है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी दोस्तों गुरुनाम चढ़ूनी के साथ दोस्तों कई किसान संगठन। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब किसान संगठनों ने बड़ा ऐलान कर दिया पंजाब में। उनका कहना है कि वो 117 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहा है। आपको बता दें दोस्तों बताया जा रहा है आपका चेहरा बलवीर सिंह राजेवाला भी हो सकते हैं। अब दोस्तों जाहिर सी बात है
कि किसानों का ये आंदोलन इसलिए सबसे मजबूत रहा क्योंकि किसान हमेशा राजनीति से दूर रहे हैं, और राजनीति से दूर रहने का मतलब ये है दोस्तों कि किसान अपने मुद्दे पर अड़ा रहा। लेकिन दोस्तों अब कई किसान संगठन चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। 117 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, गुरुराम चड्ढूनी ने पहले ही ऐलान कर दिया था। लेकिन दोस्तों ये तो जाहिर सी बात है कि इन लोगों को आंदोलन में जगह नहीं मिलेगी, जो लोग जो है यहाँ पर सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि राकेश टिकैत ने कहा था कि भैया जो लोग भी चुनाव लड़ेंगे उनको जो है यहाँ पर जगह नहीं दी जाएगी इस आंदोलन में। लेकिन दोस्तों अब खबरें आ रही कि बलवीर सिंह राजीवाला आपका चेहरा हो सकते हैं सीएम का। अब दोस्तों देखना ये होगा कि क्या अब जो चुनाव हमने ये देखा कि हमेशा कृषि कानून का मुद्दा हो या किसानों का मुद्दा हो, हमेशा राजनीति से अलग रहा ये, और यही अब देखना होगा दोस्तों कि क्या अब ये राजनीतिक बन जाएगा, क्या अब ये राजनीतिक रूप लेने वाला है। ये देखना दिलचस्प होने वाला है दोस्तों, क्योंकि फिलहाल यहाँ पर राकेश टिकैत ने साफ कहा था कि जो लोग राजनीति में जाना चाहते हैं वो आंदोलन से दूर रहे। लेकिन अब देखेंगे दोस्तों कि फिलहाल कौन कौन चुनाव लड़ता है और कौन इस आंदोलन से दूर होगा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, बजरंग दल के गुंडे दोस्तों जहां नहीं घुसना चाहिए था, जहां डेडलाइन थी दोस्तों मुस्लिम के एरियो में, वहां पर भी बजरंग दल के गुंडों ने दोस्तों घुसकर पत्थरबारी की, मारामारी की दोस्तों। वहां पर बजरंग दल के गुंडों ने आतंक पसारा। लेकिन दोस्तों आपको बता दें जो कार्रवाई हुई है वो मुसलमानों के ऊपर की गई। जी हाँ दोस्तों, ये मामला है मध्य प्रदेश का। दरअसल दोस्तों मध्य प्रदेश में मोहम्मद शिवराज के राज में उन लोगों के घर गिरा दिए गए बुलडोजर से बिना किसी अनुमति दिए दोस्तों, जिन लोगों ने भी जो यहाँ पर एक तरीके से कह सकते हैं कि उन बजरंग दल के लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया। और दोस्तों यहाँ पर उन बजरंग दल की गुंडाई के आगे झुकी शिवराज सरकार ने उल्टा मुसलमानों के जो घर बने हुए थे दोस्तों, जैसे पट्टे के होते हैं, इन चीजों के होते हैं दोस्तों, और वहां पर कई लोगों के घर थे, उन पर बुलडोजर चलवा दिए गए और मुसलमानों के घर गिरवा दिए गए। जाहिर सी बात है दोस्तों, जिस तरीके का ये माहौल किया जा रहा है, एक इस तरीके का एक माहौल बनाया जा रहा है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार का रुख दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश सरकार में दोस्तों शिवराज मामा की जो पहले की राजनीति थी वो काफी अलग माना जाता थी, लेकिन वहां पर भी मोदी सरकार का हिंदुत्व वाला जो नाटक है अब चालू हो गया। बजरंग दल के गुंडे कितनी गुंडागर्दी करें दोस्तों, लोगों को मारे पीटे, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन जो मासूम लोगों को पीटा जा रहा है दोस्तों, उन लोगों को आराम से छोड़ा जा रहा है। ये है दोस्तों देश का कानून कि बजरंग दल की गुंडाई सहन करो। और शिवराज सिंह चौहान डालते किसको जेलों के अंदर दोस्तों, जिन लोगों ने उन लोगों को रोका या फिर उनके सवालों के जवाब दिए। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ दोस्तों, दंगाई पत्रकार अमन चोपड़ा को दोस्तों आपको बता दें असीम वकार ने धो डाला। दरअसल दोस्तों एएमआई के जो यहाँ पर प्रवक्ता या फिर यूं कहते हैं कि एएमआई के स्पोक पर्सन दोस्तों असीम वकार जो है, उन्होंने न्यूज 18 के अमन चोपड़ा को जोरदार तरीके से धो डाला है। तो क्या कुछ कहा है दोस्तों, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल दोस्तों मामला था लाइव डिबेट का। लाइव डिबेट में दोस्तों असीम वकार से ये पूछा जा रहा था कि भैया आपके ही प्रधान जो नेता हैं असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने एक विवादित बयान दिया। उनका कहना था कि फिलहाल हम चुप जरूर है, लेकिन हम हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा और योगी हमेशा जो यहाँ पर सीएम नहीं रहेगा, हम तुम्हें बताएंगे। पुलिस वालों के लिए था हालांकि दोस्तों ये बयान कि पुलिस वाले भले ही अत्याचार कर लें, लेकिन उन्हें बाद में कौन बचाएगा, इस तरीके का बयान दिया था ओवैसी ने, जिसको भड़काऊ करार दिया गया। उसके बाद दोस्तों अब इस बयान पर डिबेट हो रही थी कि क्या असदुद्दीन ओवैसी देश में हिंसा फैलाना चाहते हैं, वो बढ़ावा क्यों दे रहे हैं हिंसा को। जिसके बाद दोस्तों आपको बताता चलूं कि यहाँ पर असीम वकार ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा कि फिलहाल हम तो बच्चों के हाथ में पेंसिल देना चाहते हैं, हिंदू बच्चों के हाथ में, लेकिन तुम जैसे लोग हो जो कि बच्चों के हाथ में हथियार थमा रहा हो अपने ऐसे वाहियात शो कर कर, अपनी ऐसी जो यहाँ पर डिबेटें कर कर। असीम वकार यही नहीं रुके दोस्तों, उनका कहना था कि फिलहाल आज पूरी मीडिया जिस तरीके के बता रही है न्यूज, जिस तरीके की न्यूज चला रही है, इससे बच्चों का जो दिमाग है दोस्तों वो पूरी तरीके से फेल होता चला जा रहा है। बच्चे हथियार उठा रहा, पेन उठाने के बजाय। असीम वकार ने कहा कि हम बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, हिंदू बच्चों को पेन उठवाना चाहते, पढ़ना लिखवाना चाहते, लेकिन तुम जैसे लोग उनके हाथ में हथियार थमा रहा हो छोटी सी उम्र में। जाहिर सी बात है दोस्तों
अमन चोपड़ा किसके चैनल में काम करता है दोस्तों? अडानी और अंबानी के चैनल में, न्यूज 18 में। अब दोस्तों ये चैनल अमीश देवगन, ये लोग ऐसे पत्रकार है दोस्तों जो मोदी सरकार की चरण वंदना में डूबे रहते। हमेशा आप इनके बयान सुनेंगे तो बेतुके और बेहुदा और बेआना बयान आते। समझ में ये नहीं आता कि ये ज्यादा होशियार है या फिर सरकार ज्यादा समझदार है। जो देश में हो रहा है वो आपके और हमारे सामने, ना मैं इससे दोस्तों परे करता हूं ना आप, क्योंकि हम सब देख रहे हैं कि फिलहाल देश में किस तरीके का हिंसक माहौल बनाया जा रहा है, देश को किस ओर ले जाया जा रहा है। और ये बात आपके और हमारे सामने ही है। ऐसा नहीं है कि सरकार कर कुछ रही है और हमें दुख कुछ रहा है दोस्तों फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें हरिद्वार में एफआईआर तो हुई लेकिन किसी की भी गिरफ्तारी नहीं। भड़का मुस्लिम समुदाय। दरअसल दोस्तों मुस्लिम समुदाय काफी भड़क गया है। जिस तरीके से हरिद्वार में दोस्तों मुसलमानों को का मारने के नारे लगाए गए और ये कहा गया कि अब कोई रास्ता नहीं है, या तो मरो या फिर उन लोगों को, मुसलमानों को बेसिकली मारो। इस तरीके के दोस्तों यति नरसिंहानंद, महामंडलेश्वर और भी कई जो है दोस्तों ऐसे लोग थे, वहां पर महिलाएं थी जिन्होंने अपने नफरती बोलों से दोस्तों मुस्लिम भाइयों को टारगेट किया। जिसके बाद दोस्तों हरिद्वार में कई लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली गई, चाहे वो यति नरसिंहानंद हो, महामंडलेश्वर हो या फिर और भी लोग हो दोस्तों, उन सब के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई। लेकिन दोस्तों ये एफआईआर दर्ज क्यों हुई? क्या मोदी सरकार को लगा कि इन लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए? नहीं, इतने अच्छे नहीं मोदी जी अगर आप सोच रहे हैं तो। दरअसल दोस्तों ये सब कुछ एक नाटक है। एफआईआर 1000 बार हुई है लोगों के ऊपर लेकिन उनकी गिरफ्तारियां नहीं हुई हैं। और ऐसा ही कुछ दोस्तों हरिद्वार में भी हुआ। लोगों ने साफ तौर पर कहा कि हम क्रिश्चियनों को क्रिसमस नहीं मनाने देंगे, मुसलमानों को ईद नहीं मनाने देंगे, मनाओगे तो होटलों के कांच टूटेंगे, और भी कई तरीके की दोस्तों वाहियात चीजें बोली गई। जाहिर सी बात है दोस्तों जब इस तरीके की चीजें बोली जाती हैं तो देश में एक अलग सा ही माहौल बन जाता है। आप देखिए दोस्तों हरिद्वार में यति नरसिंहानंद समेत कई लोगों के ऊपर एफआईआर कर ली गई। लेकिन दोस्तों एफआईआर का मतलब क्या निकला? क्योंकि वो लोग तो अभी भी आराम से बाहर घूम रहे हैं भैया, जिनके ऊपर आप लोगों ने एफआईआर दर्ज की है। जाहिर सी बात है दोस्तों देश में एक जो माहौल बनाया जा रहा है बीजेपी द्वारा, उस माहौल को ना आप भूल पाएंगे ना मैं भूल पाऊंगा, क्योंकि बीजेपी ने दोस्तों एक नफरत का एक अलग ही एजेंडा सेट कर दिया है। दोस्तों आप देखिए आज बीजेपी नई नई चीजें करती है, नई नई बातें बोलती है, लेकिन क्या इस हिंसा को बीजेपी बढ़ावा दे रही है? क्या आज जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है दोस्तों वो आपके और हमारी नजरों से बाहर है। लेकिन हरिद्वार वाला जो मामला आया जिसमें कई लोग शामिल थे दोस्तों, मुसलमानों को काटने तक की धमकियां दे डाली, अभी भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। ये है इस देश का कानून। अगर यही काम किसी मुस्लिम ने कर दिया होता तो अब तक तो भैया वो सालों के लिए जेल के अंदर पहुंच गया होता। मुसलमान के ऊपर कई गंभीर आरोप लगा दिए होते, यूएपीए लगाकर उसको सालों जेल में सड़ाते। आप देखिए सिद्दीकी कप्पन पत्रकार जिसने हाथरस का मामला पूरा कवर किया था, योगी ने उसको अभी तक जेल में डाल रखा। अभी तक दोस्तों सिद्दीकी कप्पन को बेल नहीं मिली है। सबसे बड़ी बात दोस्तों कि मुझे तो चलिए सरकार तो फिर भी एक बात ठीक है, लेकिन कोर्ट दोस्तों, कोर्ट तो कम से कम इंसाफ दे सकता है, लेकिन कोर्ट भी इंसाफ देने में नाकाम है दोस्तों। कई चीजें ऐसी जिसमें कोर्ट असफल है। आप देखिए कि सरकार अगर इनके ऊपर यूएपीए लगाती भी है तो कोर्ट को आगे बढ़कर इस कानून को खत्म कराना चाहिए। कोर्ट को आगे बढ़कर दोस्तों सिद्दीकी कप्पन जैसे लोगों को जेल से रिहा कराना चाहिए, क्योंकि ये लोग देश का एक स्तंभ है। आज पत्रकार भी सुरक्षित नहीं, आज देश का युवा सुरक्षित नहीं। आज जो लोग सोशल मीडिया पर मोदी के खिलाफ कुछ ट्वीट कर देते हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर हो जाती है। मतलब देश में लोकतंत्र नहीं, देश में आजादी नहीं बोलने की, तो फिर चल क्या रहा है ये समझ में नहीं आ रहा फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, भीख मांगने पर आमेदा हुए मोदी, विपक्ष ने लिए जमकर मजे। दरअसल दोस्तों पीएम मोदी ने अब हाथ फैलाना सबसे उचित चीज मान ली। पीएम मोदी को लगता है जब भी पैसों की कमी पड़े, सरकारी खजाने में जब भी पैसा कम हो जाए तो लोगों के सामने हाथ फैला दो, उनसे भीख मांगो। ये नरेंद्र मोदी का नया फॉर्मूला। देखिए दोस्तों सबसे पहले कोरोना की पहली लहर आई तो पीएम मोदी ने देश से पीएम केयर फंड में जमकर पैसा लूटा और उस पैसे को दोस्तों
कहां लगाया? सरकारें गिराने में। कांग्रेस की सरकारें गिरा गिरा कर अपनी सरकार बनाई, एमएलए खरीदे और उस पैसे का दुरुपयोग किया। अब दोस्तों पीएम मोदी ने फिर लोगों से पैसे मांगे, उसकी जब दूसरी लहर आई थी कि आप लोग दिल खोलकर पैसा नहीं दे रहे हो, दो लोगों ने दूसरी लहर में भी जमकर पैसा दिया पीएम केयर फंड में। लेकिन दोस्तों उस पैसे का भी कोई अता पता नहीं। अब दोस्तों पीएम केयर फंड के बाद मोदी ने अपनी पार्टी के लिए हाथ फैला दिया। ट्वीट करते हुए मोदी जी ने लिखा कि मैंने अपनी पार्टी बीजेपी को 1000 रुपए दिए हैं, आप लोग भी बीजेपी को पैसा दीजिए, बीजेपी मजबूत होगी तो देश मजबूत होगा। अब आप समझिए दोस्तों, विपक्ष ने जमकर मजे ले लिए कि मोदी जी करोड़ों रुपए की गाड़ियों में घूमते लेकिन अपनी पार्टी को महज 1000 रुपए चंदा दिया है। दोस्तों क्या ये शर्म की बात नहीं है कि अब अपनी पार्टी के लिए भी ये पैसा मांगने लगे? और वो पैसा कहां लगाया जाएगा? प्रचारों में लगाया जाएगा और उन पैसे का गलत इस्तेमाल कर सरकारें गिराई जाएंगी। फिलहाल अगर आप हमारे साथ हैं दोस्तों और आप भी सच्चाई को महत्व देते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में घंटी आएगी।